Hello, good morning student. My name is Sanjeev Kumar, PGD Economics. So in the last class we have discussed the first chapter of macroeconomics, that was the circular flow of income. And in today's class we are going to start the new chapter, and the name of the chapter is Basic Concepts of Macroeconomics. So basically इस चैप्टर में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ आपको सामने यहाँ पे दिख रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी. तो सबसे पहले बेटा हमें ना टेरिटरी वर्ड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए. तो सबसे सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको टेरिटरी बताऊं तो जोग्राफिकल एरिया वी कैन से, जैसे हमारी कंट्री का जोग्राफिकल एरिया वो हमारी कंट्री की टेरिटरी हो गई. तो डोमेस्टिक टेरिटरी मान लो ये हमारी कंट्री का जोग्राफिकल एरिया है. इसके अंदर दैट मीन्स हमारी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी वर्क हो रहा होगा वो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा. अगर हम लोग इकोनॉमिक सेंस की बात करें या अगर हम लोग सिंपल डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन की बात करें तो उसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि इट मीन्स पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री. दैट मीन्स कि जहाँ तक हमारी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम वर्क करता है वो तो हमारी कंट्री तक ही वर्क करेगा. ठीक है. लेकिन जब हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी को थोड़ा सा वाइडर सेंस में पढ़ते हैं, अगर हम लोग इसको नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग पढ़ें तो ये थोड़ा वाइडर टर्म में. इस केस में क्या होता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब हो जाता है कि हमारी कंट्री के अंदर जो भी वर्क हो रहा है वेदर उसको हमारी कंट्री के लोग कर रहे हैं या उसको दूसरी कंट्री के रेजिडेंट्स आके कर रहे हैं, अगर वो वर्क हमारी कंट्री के अंदर हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बन जाएगा. ठीक है. दोबारा बोल रहा हूँ कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब नेशनल इनकम के अंदर कि जो भी वर्क हमारी कंट्री के जोग्राफिकल एरिया के अंदर हो रहा है वो सारा का सारा वर्क हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बन जाएगा. इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमारी कंट्री से ना बाहर हो रही होंगी. दैट मीन्स दे आर डूइंग आउटसाइड द कंट्री, की वो जो एक्टिविटीज़ होंगी वो हमारी कंट्री की जोग्राफिकल एरिया से बाहर है, लेकिन फिर भी हम लोग उन एक्टिविटीज़ को हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानेंगे. ठीक है. अब वो कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कि जो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर हो रही हैं लेकिन फिर भी हम लोग उनको डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानेंगे, वो पॉइंट्स अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, तो उनको ध्यान से सुनिए. ओके. सो स्टूडेंट्स, अब बेसिकली यहाँ पे एक मैंने टॉपिक लिखा है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्सो इंक्लूड्स. दैट मीन जो भी हम लोगों ने यहाँ पे सीखा था ना कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी जो भी हमारे यहाँ पे चीज़ प्रोड्यूस हो रही होंगी, जो भी गुड्स हमारे यहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस हो रहा होगा वो ऑटोमेटिकली इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बन जाएगा. ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी कंट्री के ना डोमेस्टिक एरिया से बाहर हो रही है, मतलब हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर है, लेकिन फिर भी हम लोग इनको हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानेंगे. जैसे सबसे फर्स्ट इसमें आता है शिप एंड एयरक्राफ्ट. दैट मीन्स अगर हमारी कंट्री की कोई शिप या जो एरोप्लेन है वो हमारी कंट्री से बाहर रन कर रहा है. फॉर एग्जांपल अगर इंडिया का कोई प्लेन रशिया एंड चाइना के बीच में रन कर रहा है, दैट मीन्स रशिया से चाइना जा रहा है, चाइना से रशिया आ रहा है, लेकिन वो जो एरोप्लेन या वो जो शिप है ना वो इंडियन टेरिटरी में नहीं आ रही है, लेकिन क्योंकि वो ऑपरेट इंडिया से किए जा रहे हैं तो इसलिए हम लोग उनको ना इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानेंगे. ठीक है. हमेशा ध्यान रखना शिप सिर्फ हमारे पास शिप्स और एयरक्राफ्ट ही होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं. ऐसे ही अगर मान लो हम लोग बात करते हैं कि एक सिंगापुर एयरलाइंस का एक एरोप्लेन है जो रशिया और चाइना के बीच में, या हम लोग ऐसे बोल देते हैं उसको रशिया में लिख के हम लोग लिख देते हैं इंडिया, जो इंडिया और चाइना के बीच में रन कर रहा है. अब वो तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो हमें उसको इंडिया की टेरिटरी का पार्ट मानना चाहिए था, लेकिन शिप और एयरक्राफ्ट के केस में ऐसा नहीं होता. जैसे यहाँ पे अभी हम लोगों ने जब रशिया चाइना लिखा था तो उसको हम लोग हमारी टेरिटरी का पार्ट मान रहे थे. ऐसे ही यहाँ पे अगर सिंगापुर एयरलाइंस का कोई एरोप्लेन इंडिया और चाइना के बीच में रन कर रहा है तो उसको सिंगापुर एयरलाइन का ही पार्ट माना जाए. ठीक है. तो बेसिक शॉर्ट में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि शिप और एयरक्राफ्ट हमेशा उसी कंट्री के पार्ट माने जाते हैं, उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाएंगे जहाँ से वो बिलोंग करते हैं. ठीक है. ऐसे ही इसमें हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स. मतलब अगर हमारी कंट्री से कुछ लोग फिशिंग करने किसी इंडियन ओशन में, या बेसिकली हम लोग यहाँ पे ना वर्ड यूज़ करते हैं इंटरनेशनल वाटर. इंटरनेशनल वाटर मतलब जहाँ पे बेसिकली किसी एक कंट्री का एक्सक्लूसिव राइट नहीं होता. तो जैसे ओशियंस हो गए बेसिकली, तो अगर उन ओशियन पे फिशिंग वेसल्स हमारी कंट्री के कोई फिशिंग वेसल्स हैं या हमारी कंट्री का कोई ऑयल या नेचुरल गैस का प्लांट वहाँ पे लगा हुआ है तो बेसिकली हमारी कंट्री से की टेरिटरी से बाहर है, लेकिन फिर भी हम लोग उनको हमारी ही कंट्री की टेरिटरी का पार्ट मानेंगे. ठीक है.
एंड थर्ड हमारे पास पॉइंट आता है एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट। एम्बेसीज जैसे आप लोगों ने इंडियन एम्बेसडर वर्ड सुना होगा ना, एम्बेसीज हमेशा क्या होती है, जैसे इंडियन की जो एम्बेसी है वो इंडिया में ना होकर दूसरी कंट्रीज में होंगी, ठीक है। एम्बेसीज बेसिकली किसी भी कंट्री में हो, मान लो अगर इंडिया की एक एम्बेसी रशिया में है, एक इंडियन एम्बेसी जो कहाँ पे है, रशिया में है, लेकिन उस एम्बेसी को कहाँ का पार्ट माना जाएगा, इंडिया का। ऐसे इसका इन्वर्स अगर हम लोग करें, रशिया की एक एम्बेसी जो इंडिया में है, लेकिन हम लोग उसको पार्ट कहाँ का मानेंगे, रशिया का ही मानेंगे। ऐसे ही कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट। कॉन्सुलेट बेसिकली क्या होता है, कॉन्सुलेट बेसिकली एक बिल्डिंग है, इसमें एक पर्सन वर्क कर रहा होता है जिसको हम लोग कंसोल बोलते हैं। वो बेसिकली क्या करता है, दूसरी कंट्री में हमारी कंट्री को ना के मोटिव को या हमारी कंट्री के वेलफेयर में जो लोग रह रहे होते हैं उनके वेलफेयर को इंक्रीज करने की कोशिश करता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट। अगर हमारी कंट्री के मिलिट्री के कुछ लोग किसी दूसरी कंट्री में चले गए हैं किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए, तो दैट डजंट मीन कि वो हमारी कंट्री का पार्ट नहीं होंगे, वो हमेशा हमारी कंट्री की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाएंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो जो भी वर्क हमारी कंट्री के अंदर हो रहा है वो ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो गया, प्लस ये पॉइंट्स, अगर ये पॉइंट्स हमारी कंट्री से बाहर भी हुए हैं तभी भी हम लोग इनको हमारी इंडियन टेरिटरी का पार्ट मानेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो हमारे पास आएगा नॉर्मल रेजिडेंस। आई होप ये सब आपको क्लियर होगा। ओके सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारे पास नॉर्मल रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट बेसिकली क्या होते हैं उसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट पे लिखने की कोशिश की है। सबसे पहला कि वो एक पर्सन भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, या कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, मतलब कोई फर्म भी हो सकती है, ठीक है। सेकेंड, वो उसी कंट्री में रिजाइड होना चाहिए, दैट मीन्स वो उसी कंट्री में रहना चाहिए। प्लस थर्ड, उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उसी कंट्री में होना चाहिए। तो इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन और इंस्टीट्यूशन जो उसी कंट्री में रिसाइड कर रहा है, दैट मीन्स वो वहीं पे रह रहा है, प्लस उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी उसी कंट्री में लाई करता है। तो अब बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब कि वो जो पर्सन है वो उसी कंट्री में या तो रह रहा हो, या अगर वो फर्म है तो वो उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होनी चाहिए, प्लस वो अपनी अर्निंग और स्पेंडिंग भी उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी से कर रहा हो, दैट मीन्स वो अपनी इनकम को अर्न भी वहीं से कर रहा है और वो अपनी इनकम को स्पेंड भी वहीं से कर रहा है। प्लस इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या आ जाता है कि वो मिनिमम 1 ईयर और वी कैन से 365 डेज उस कंट्री में रहना चाहिए, ठीक है। वो मिनिमम 1 ईयर उस कंट्री के अंदर होना चाहिए, तो वो उस कंट्री का क्या बन जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब कि जब भी एक या कोई भी ऐसा पर्सन या इंस्टीट्यूशन जो उसी कंट्री में रह रहा है, प्लस उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी उसी कंट्री में लाई कर रहा है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब कि वो उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर लोकेटेड है या वो रिसाइड वहीं पे कर रहा है, प्लस वो अपनी अर्निंग और स्पेंडिंग भी उसी कंट्री से कर रहा है, ठीक है। तो उस पर्सन को हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट, ओके। ओके सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने या कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हैं जो नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होंगे। दैट मीन्स अगर हम लोग इंडिया के अकॉर्डिंग बात करें तो ये लोग अगर हमारी कंट्री में आ भी गए हैं, हमारी कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारी कंट्री से अर्न भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इनको हमारी कंट्री की टेरिटरी का पार्ट नहीं मानेंगे या हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं मानेंगे। तो ऐसे कौन कौन से पर्सन होते हैं, सबसे फर्स्ट इज फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। लाइक स्पोर्ट्स के लिए अगर कोई आया, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया, स्टडी के लिए आया, अपने हॉलीडे स्पेंड करने के लिए आया, तो अगर ऐसे पर्सन हमारी कंट्री में कुछ टाइम के लिए आ भी जाते हैं, बेसिकली यहाँ पे पॉइंट आता है मेनली स्टडी वाला, क्योंकि वो 1 ईयर से ज़्यादा भी हमारी कंट्री में स्पेंड कर देते हैं। लेकिन अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट या विजिटर्स इन पर्टिकुलर वर्क के लिए हमारी कंट्री में आया है तो भी हम लोग उनको हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बोलेंगे, वो बेसिकली वहीं के नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। ऐसे ही अगर मान लो इंडिया से भी कोई पर्सन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या स्टडी के लिए किसी दूसरी कंट्री में चला गया और अगर वो वहाँ पे 1 ईयर भी कंप्लीट कर लेता है तो भी वो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा, वो बेसिकली कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, हमारी कंट्री। सेकेंड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WHO, UNO, आप लोगों ने सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये बेसिकली इनके जो ऑफिसेज होते हैं ना वो अलग अलग कंट्रीज़ में भी अवेलेबल होते हैं, या जो इनके जो सेंटर ऑफिसेज होते हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में होते हैं। लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनाइजेशंस अगर मान लो इनका कोई ऑफिस इंडिया के अंदर अवेलेबल है तो फिर भी हम लोग इन ऑर्गेनाइजेशंस को इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं मानेंगे, ठीक है। ये बेसिकली वहीं के नॉर्मल रेजिडेंट्स मानी जाएंगी जहाँ से ये बिलोंग करती है।
देन एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, मान लो यूएनओ का कोई एक ऑफिस इंडिया में अवेलेबल है जहाँ पे टोटल 10 लोग वर्क कर रहे हैं, जिसमें से 7 मान लो इंडियंस हैं और 3 किसी फॉरेन कंट्री के हैं। तो उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो फॉरेन एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वो कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे, जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, ना कि वो इंडिया के। ओके। देन बॉर्डर वर्कर्स की कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं ना जो टाइम टू टाइम कभी किसी कंट्री में वर्क करने के लिए चले गए, कभी किसी कंट्री में वर्क करने के लिए चले गए। तो ऐसे जो बॉर्डर वर्कर्स होते हैं ना वो बेसिकली टाइम टू टाइम एक कंट्रीज़ के बॉर्डर्स को क्रॉस करते रहते हैं। तो बेसिकली उनको कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट्स माना जाता है, जहाँ से वो मेन जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। ठीक है। और जैसे ही मान लो इंडिया के कोई बॉर्डर वर्कर्स हैं जो कभी किसी चाइना में जा रहे हैं, कभी रशिया में जा रहे हैं, कभी यूएसए में जा रहे हैं, तो अलग अलग वर्क के लिए वो वहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली नॉर्मल रेजिडेंट्स कहाँ के माने जाएंगे, इंडिया। ओके। एंड लास्ट, मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्स, अगर हमारी आर्म्ड फोर्स के कुछ लोग किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए किसी दूसरी कंट्री में चले गए हैं या वो वहीं पे रह रहे हैं, तो देन डजंट मीन कि वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होंगे, वो इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाएंगे। ऐसे ही अगर किसी दूसरी कंट्री के आर्म्ड फोर्स के लोग हमारी कंट्री में आ गए हैं या यहाँ पे रह रहे हैं, तभी भी हम लोग उनको हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं बोलेंगे। तो ये बेसिकली हमारा नॉर्मल रेजिडेंट्स का कॉन्सेप्ट था कि किनको हम लोग इंक्लूड करते हैं और किसको इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज बेसिकली हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में 2 टॉपिक्स को पढ़ा है। फर्स्ट जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो नॉर्मल रेजिडेंट्स का था, सॉरी डोमेस्टिक टेरिटरी का था, और जो सेकंड हमारा जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट्स का कॉन्सेप्ट है। तो अभी इस चैप्टर में और भी हमारे बहुत सारे टॉपिक्स रह गए हैं, उन टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आप लोगों ने बेसिकली भी इन दोनों टॉपिक्स की वीडियो को सुनना है। इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो कंबाइंड नोट्स मैं आप लोगों को ना एक साथ ही सेंड करूँगा जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर होगा। अगर इसमें कुछ डाउट्स होते हैं तो आप लोग अपने ऑनलाइन सेशन में मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।